Hello friends, a very good afternoon to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जी बिल्कुल, सभी साथी एक बार कमेंट करिएगा और मुझे बताइए कि ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यस, वी आर लाइव नाउ। आप सभी एक बार कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बिल्कुल जल्दी से एक बार बताइए मुझे कमेंट करके। क्लियर है? ओके, ऑलराइट। चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाद में आपको कुछ भी डाउट होगा तो फिर बाद में थोड़ी बातचीत कर लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक फ्रेश चैप्टर से अपनी। और ये आपका 6th यूनिट है आपके विज्ञान विषय की। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास के बाद अब रह जाते हैं, एक बार मैं आपको आगे का सिलेबस बता देती हूँ कि कितना हम लोग कर चुके हैं और कितना अभी आगे बाकी है, ठीक है। तो एक बार आप सभी के साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ अपना विज्ञान का सिलेबस। तो दोस्तों देखिए, हमने जैव विकास, खनिज धातु आवृत सारणी, ठीक है, और स्थिर विद्युत आवेश, ये सब पढ़ लिया है। और आज हम ये 6ठी यूनिट पर है। इसके बाद 3 यूनिट और बाकी रह जाती है, लेकिन हम कुछ इस तरह से कवर करके चलेंगे। देखिए, कराने को मैं एक क्लास में पूरा करा सकती हूँ साइंस का, लेकिन वो एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी और कुछ आज इसमें बहुत सारी समझने वाली चीज़ें हैं तो वो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगी। तो इस वजह से मैंने जो आगे की ये 4 यूनिट है आज की यूनिट को मिला करके, तो 2-2 यूनिट हम एक एक क्लास में खत्म करेंगे। यानी आज और कल की क्लास आपकी लगेगी, यानी कल आपका साइंस का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा साइंस का सिलेबस पूरा खत्म कर चुके होंगे हम लोग और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल, जिसका भी ये डाउट था कि मैम कब तक साइंस का सिलेबस खत्म होगा, तो हम कल कवर कर लेंगे साइंस का फुल सिलेबस जितना भी हमारा है अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, आप सभी अब कमेंट करने बंद करेंगे, अपने फोन रोटेट करके रखिए और ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे एक ही बार में सब कुछ समझ में आए। तो कमेंट कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बीच में कमेंट नहीं लूंगी, लास्ट में लूंगी, तो बीच में कोई भी कमेंट ना करे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, ठीक है। इसके साथ रक्त आधान, आपको आगे समझ में आ जाएगा आधान क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यही आपको समझाएंगे कि रक्त क्या होता है और रक्त के कितने भाग होते हैं, यहीं से समझना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग ये तो जानते हैं कि बिना रक्त के, रक्त मतलब ब्लड, ठीक है, खून जिसको हम बोलते हैं, बिना खून के मानव का जिंदा रह पाना मुश्किल है। मानव क्या, अगर कोई जानवर भी है, ठीक है, बिना ब्लड के वो भी जीवित नहीं रह सकता है। और आगे अगर बात करें तो शरीर की सभी कोशिकाओं में जो है रक्त पाया जाता है। और अगर बात करें कि रक्त का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन और भोजन को पहुंचाना हमारे शरीर, पूरे शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करना। तो ये सभी कुछ कार्य होते हैं जो हम आगे आगे जानेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके हर पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल कमेंट में आपके नहीं लूंगी, तो सभी ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जो थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझेंगे, इसके बाद इसको टेबल की फॉर्म में रिवीजन करके एक जगह टेबल में भी समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा ज्यादा लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के रुधिर, रुधिर से मतलब भी यहाँ रक्त ही है, ठीक है। रुधिर के 2 भाग होते हैं। मनुष्य के रुधिर के या रक्त के कितने? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? पहला है रुधिर कणिकाएं और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, ये 2 भाग होते हैं आपके ब्लड के, ठीक है।
ऐसा नहीं होता कि हर किसी में अलग अलग, ये सब में पाए जाएंगे। तो दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका मैंने अभी बताया क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा होता है आपकी रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स। तो चलिए सबसे पहले हम रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे। जो हमारा ये रुधिर है यानी ब्लड है, वो लगभग 40% तो क्या होती है, उसमें ब्लड सेल्स होती है, और उसमें लगभग 60% जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा का होता है। अब ये प्लाज्मा क्या है, रुधिर कणिकाएं क्या है, ये हम आगे आगे जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही हम लोग जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ रुधिर कणिकाओं के बारे में यानी ब्लड सेल्स के बारे में। यहाँ क्या बताया गया है, रुधिर का लगभग 40% भाग क्या होता है, रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। कितना भाग? लगभग 40% भाग, कहीं कहीं आपको 45% भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है, लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब ये रुधिर कणिकाएं क्या है, देखिए दोस्तों कि जो प्लाज्मा है ये तो बिल्कुल लिक्विड होता है, और जो रुधिर कणिकाएं हैं ये पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलती है, यानी ये इस तरह से, जैसे आरबीसी हुई उनकी शेप ऐसी हुई। ठीक है, प्लाज्मा कैसा होगा, बिल्कुल ऐसे पतला, बिल्कुल पानी की तरह पतला। जैसे आप लोग चाय बनाते हैं और चाय बनाते समय उसमें चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से बीच में छोटे छोटे कण की तरह काम करती है चाय पत्ती, और बाकी उसमें जो आप लोग लिक्विड मिलाते हैं यानी पानी और दूध, वो ऐसे रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ब्लड भी हमारे, उसके दो भाग है, एक तो ये कणिकाएं और दूसरा ये लिक्विड वाला पार्ट। तो ये लिक्विड वाला जो पार्ट है ये होता है प्लाज्मा, और जो ये कणिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो ये रुधिर कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्प्यूसिल्स। ठीक है, इनको सेल्स नहीं बोलेंगे आप, अगर आपसे आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप उसको बोलेंगे क्या, कॉर्प्यूसिल्स। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे, स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी आप हिंदी में भी उसकी परिभाषा फुल फॉर्म लिख सकते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। और दूसरा जो प्रकार होता है रुधिर कणिकाओं का वो होता है WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा जो इसका प्रकार होता है रुधिर कणिकाओं का वो होता है रुधिर प्लेटिलेट्स, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो 40% भाग है ब्लड का, इसमें 3 प्रकार से आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, तीनों चीज इसमें पाई जाती है, और जो सबसे ज्यादा संख्या होती है वो इसमें रेड ब्लड सेल्स की होती है रुधिर कणिकाओं में। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या था हमारे रुधिर का, वो था क्या, प्लाज्मा। ठीक है, पहला क्या था, रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, WBC और प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्प्यूसिल्स क्या होती है, ठीक है, और व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसिल्स क्या होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स क्या होती है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद एक चार्ट की हेल्प से, इसको शॉर्ट करके भी लिखा हुआ है, वहां शॉर्ट में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, कितना भाग इनका होता है, ठीक है, कब तक ये जीवित रहेगी, कितने समय तक जीवित रह सकती है, कहाँ बनती है, सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जानेंगे जो रेड ब्लड कॉर्प्यूसिल्स है या लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो समस्त कणिकाओं का, किसका, समस्त कणिकाओं का 90% भाग होती है। यानी जो ये 3 प्रकार होते हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होती है, आरबीसीज होती है, 90% इनका ही हिस्सा होता है। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली जीवकला के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक अनुपस्थित रहता है आरबीसीज में। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी यहाँ पर पाया नहीं जाता आरबीसी में
जो आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो पाया नहीं जाता है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे बाद में, आप ये मत समझना कि यहाँ पर थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज लिखी है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में लास्ट में जब रिवीजन कर रहे होंगे इस चैप्टर का, तो तब इसको मैं अपने शब्दों में बोल करके बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, जो आरबीसीज होती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है, तभी तो इनको लाल रुधिर कणिकाएं बोला है। तो इनका लाल रंग किसके कारण होता है? इनका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, इसके कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। दोस्तों यहाँ साथ के साथ एक और बात आप लोग जानते हुए चलेंगे। अच्छा ये बताइए, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? एक बार मुझे ये बता दीजिए, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है? ठीक। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? Fe यानी आयरन, ठीक है, आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। केंद्रक होता है दोस्तों, न्यूक्लियस को कहा जाता है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि इसी से, केंद्रक की हेल्प से, जैसे आप मान लीजिए कि जो डीएनए का टेस्ट होता है ना, वो केंद्रक की उपस्थिति के कारण ही हम कर सकते हैं डीएनए टेस्ट। अगर केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है उस कणिका के अंदर, तो हम उसका डीएनए टेस्ट भी नहीं कर सकते। स्पीड सही है, क्लियर, ओके। चलिए, तो फिर मैंने आपको क्या बताया, हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है? आयरन की, ठीक है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। और हीमोग्लोबिन ही कारण होता है ब्लड के रेड होने का, या उसमें लाल रंग किसके कारण आता है? वो आयरन की वजह से होता है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका निर्माण कहाँ होता है? अगर आपसे ऐसे पूछे जाए तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है कि आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? आप बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में बात करें, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है? जो आपकी बोन्स होती है, हड्डियां होती है, मान लीजिए ऐसे, उन हड्डियों के अंदर ऐसे जालीनुमा एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डियों के अंदर बीच में, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। और अगर बात करें दोस्तों भ्रूण में, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, ठीक है, तब कहाँ ब्लड बनेगा? तब ये ब्लड बनता है यकृत में या प्लीहा में, ठीक है, या तो ये यकृत में बनेगा या प्लीहा में बनेगा। जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो तब उसका ब्लड कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा, ठीक है, क्लियर। खुशबू कह रही है मैम वीडियो रुक गई है। क्या आप सभी की वीडियो रुकी है? एक बार बताना जरा मुझे। वीडियो नहीं रुक रही है भाई, आप एक बार अपना कनेक्शन चेक करो डियर। चल रहा है, वीडियो चल रहा है भाई, ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ, तो हमने अभी तक क्या जाना? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स के बारे में, ठीक है। क्या होती है ये? आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये समस्त कणिकाओं का लगभग 90% भाग होती है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका रंग लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और साथ ही साथ जो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स है या लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये कहाँ बनती है? तो वयस्क शरीर में अस्थि मज्जा में बनेगी, लेकिन जब भ्रूण में होता है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो ये यकृत तथा प्लीहा में बनती है। प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत कहते हैं लीवर को, ठीक है। तो यहाँ ये इमेज में दिखाया गया है आपको मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं की शेप अगर आपसे पूछ ली जाए तो कैसी होती है? गोल शेप होती है, ठीक है, बीच में से ऐसे दबी हुई होती है ये, कुछ इस तरह से। अगर साइड से देखें तो कुछ ऐसे देखने को लगेगी ये, ठीक है। तो ऐसी शेप होती है
रेड ब्लड सेल्स की और गोल होती है। ये कैसी? गोल होती है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अब क्या काम होता है इन लाल रुधिर कणिकाओं का, आरबीसीज का काम क्या होता है। दोस्तों रक्त की जो लाल कणिकाएं होती है ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बंध बनाकर उनका परिवहन करती है, यानी ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में परिवहन करती है। परिवहन का मतलब उनको लाना और ले जाना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाती है और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये काम होता है किसका? रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स का या लाल रुधिर कणिकाओं का। ये कार्य आपको समझ में आ गया कहाँ बनती है? ठीक है प्रवी, थोड़ा स्लो करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना आरबीसीज का काम होता है। अगर हम बात करें श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसीज, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स, डब्ल्यूबीसीज का क्या कार्य होता है, कहाँ बनती है, इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें, यह लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कैसी होती है? बड़ी होती है तथा केंद्रक युक्त होती है। इसका मतलब ये है कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम डीएनए टेस्ट करना चाहे तो हम डब्ल्यूबीसीज की हेल्प से कर सकते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी यानी आपकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक कैसा था? अनुपस्थित था, वहां नहीं था। लेकिन डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर बात करें आगे तो श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान होती है, यानी अमीबा के समान कहने से मतलब ये है कि इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है, बदलता रहता है। ठीक है, जैसे आरबीसी का गोल आकार की थी तो इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब है। जिस तरीके से अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, कुछ ऐसे करके, ठीक है, कैसे भी हो जाता है, तो इसी वजह से ऐसे ही आपका डब्ल्यूबीसी का भी जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े तो आगे हम जानेंगे दोस्तों, इनमें कोई वर्णक नहीं होता। वर्णक यानी इसमें कोई भी रंग नहीं होता, ये रंग विहीन होती है। ठीक है, इसमें कोई भी वर्णक नहीं होता। जैसे उसमें हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल था, तो इसमें ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता कि जिस वजह से इसमें कोई रंग आए। ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। ठीक है, बिल्कुल, ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। आगे बात करें, ये कहाँ बनेगी? आरबीसीज बनती थी अस्थि मज्जा में, और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेगी? प्लीहा में, स्प्लीन में बनेगी। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है, 1 से 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है। मैक्सिमम देखें तो 4 दिन तक ये जीवित रह सकती है। ठीक है, ये कब तक जीवित रह सकती है? 4 दिन तक। और जो आरबीसीज थी वो लगभग 120 दिन तक जीवित रह सकती है। आगे एक टेबल की फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, इसमें कितने दिन तक ये जीवित रह सकती है। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या है वो सब वहां हम देखेंगे। आगे बात करें, यह कणिका कई प्रकार की होती है। जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो कई प्रकार की होती है। कई प्रकार से मतलब यहाँ ये है कि अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो इनमें एंटीबॉडी होती है, इनके प्रकार में लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट होते हैं। ठीक है, कई प्रकार की पाई जाती है डब्ल्यूबीसी का दोस्तों एक अन्य नाम होता है जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। वो भी आगे आपको टेबल में मिलेगा। अब इसके कार्य देखेंगे हम, डब्ल्यूबीसी के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या काम करती है, इनका काम क्या है हमारे शरीर में। तो शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है
तो श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम कौन करेगी, WBC करेगी। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये कार्य करेगी, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम WBC करेगी, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोग से बचने की क्षमता को बढ़ाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो जितनी भी ये कणिकाएं होती है, जैसे RBC हो गया है ना, प्लेटलेट्स हो गया, तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाती है, मर जाती है, अपने आप ही डेड हो जाती है। जैसे RBC 120 दिन के बाद मर जाएगी, तो ये क्या काम करेगी, उनको खत्म करने का काम भी ये करेगी। ठीक है, बिल्कुल। और जो हमारी टूटी हुई कोशिकाएं होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक इस तरह से एक आप कह सकते हैं कि इनके अंदर एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा लुब्रिकेंट टाइप होता है, आगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वो क्या करता है, कोई भी टूटी हुई हमारी कोशिका होती है उसको जोड़ने का भी काम करता है ना। तो आगे देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, यानी जो हमारा तीसरा टाइप था कणिकाओं में रुधिर प्लेटलेट्स की हम बात करेंगे। तो ये आकार में कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, केंद्रक विहीन होती है, यानी इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, ये द्विउत्तलीय यानी बाइकॉन्वेक्स प्लेट नुमा होती है, यानी इनकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है, बाइकॉन्वेक्स इनकी शेप होती है। ठीक है, ऐसी इनकी क्या होती है, शेप होती है। तो ये था रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। अब और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है। तो 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2,50,000 तक हो सकती है। और रुधिर प्लेटलेट्स के क्या काम होते हैं, तो ये आपसे पूछा भी गया था, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रुधिर प्लेटलेट्स के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप बताएंगे रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। रक्त का थक्का क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, वहां से खून बह रहा है, तो उस बहते हुए खून को रोकने का काम करता है। रक्त का थक्का जमाने से मतलब ये है कि जहां आपको चोट लग जाती है उसके बाद वहां एक खुरंड की तरह बन जाता है, जिससे कि वो रक्त बहना बाहर बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, जो प्लेटलेट्स होती है वो उनका काम होता है खून बहने से रोकना। ठीक है, इसका अन्य नाम मैंने आपको क्या बताया, थ्रोम्बोसाइट इसका अन्य नाम होता है। अब आ जाइए टेबल पर। इस टेबल की हेल्प से आपको बहुत आसानी से ये सब चीजें समझ में आएगी जो हमने अभी जानी। सबसे पहले आपको समझना है ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजित ऊतक होता है। कनेक्टिव यानी जो कनेक्ट करता है, किसको, हमारी पूरी बॉडी को, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा आप कह सकते हैं टिश्यू है जो पूरी ब्लड में फ्लो होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, हर एक हिस्से में हमारे शरीर के ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू नाम देते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, ऊतक मतलब टिश्यू और संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल दोस्तों, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, यानी ये कैसा होता है, क्षार होता है। अगर 7 से ऊपर चला जाता है ये आपकी पीएच स्केल पर, तो उसको हम क्षार कहते हैं। अगर 7 से कम रहता है तो वो एसिड हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ठीक है, ये कैसा है, बेसिक है। और अगर 7 रहता है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं पीएच स्केल पर। ठीक है, तो इसका कितना रहता है, 7.4 इसकी वैल्यू है, पीएच वैल्यू। अगर बात करें दोस्तों रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने आपको अभी बताया अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब भ्रूण होता है, माँ के गर्भ में छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तब कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लेकिन नॉर्मली अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में ही रक्त का निर्माण होता है।
स्टोर कहाँ होता है रक्त, यानी कहाँ वो आप कह सकते हैं इकट्ठा कहाँ होता है। आप सोचते होंगे कि हार्ट में होता है, हमारे दिल में होता है। नहीं, अगर दिल में स्टोर होने लगा तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसी वजह से हार्ट में स्टोर नहीं होता है। हार्ट तो उसको क्लीन करने का, पंप करने का काम करता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होगा, तो प्लीहा में होगा, जिसको हम तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ब्लड कहाँ स्टोर होगा हमारा, प्लीहा में होगा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों अगर बात करें कि कितना रक्त होता है हमारे शरीर में, तो मेल में जो रक्त होता है वो 5.5 लीटर होता है। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है मेल के मुकाबले, उसमें 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक, बिल्कुल। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि रक्त का निर्माण भ्रूण में कहाँ होगा, अभी मैंने आपको बताया। भ्रूण में जो निर्माण होगा रक्त का वो कहाँ होगा, आपका लीवर में होता है, ठीक है। और उसके बाद अस्थि मज्जा में। स्टोर कहाँ होगा, प्लीहा में, यानी स्प्लीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों, रक्त के 2 घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं या कितने भाग होते हैं, ठीक है, तो आप कितने बताएंगे, रक्त के 2 घटक होते हैं। कौन कौन, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा लगभग 55 या 60% आपको देखने को मिलेगा, आप इसको 60 ही कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीहा कितना होता है, 60, और रुधिर कणिकाएं कितनी होती है, 40%। आप इसको 55 और 45 लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। और अगर एमसीक्यू में दिया गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इनमें से एक ही देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा कितना होता है, 60%। इसमें कोई रंग नहीं होता, यानी रंगहीन होता है। लगभग 92% इसमें पानी होता है। प्लाज्मा किसका बना होता है, पानी और प्रोटीन से मिलकर के ये बना होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमाना काम होता है प्लाज्मा का भी। और क्या काम होता है इसका, तो प्लाज्मा का एक और काम होता है दोस्तों, जो हमारा शरीर होता है या हमारा ब्लड होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन करना प्लाज्मा का काम होता है। उसके बाद हमने बात करी थी रुधिर कणिकाओं के बारे में, कि रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं एंथ्रोसाइट, ठीक है, एंथ्रोसाइट। ये लगभग यहाँ इनका जीवन काल है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, इनका जीवन काल के कितने समय तक ये जीवित रहती है। आरबीसी यानी एंथ्रोसाइट, जो इसका दूसरा नाम है या इसका टेक्निकल नेम आप कह सकते हैं या बायोलॉजिकल नेम, जो भी आप बोले, तो आरबीसी को हम एंथ्रोसाइट कहते हैं। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, उसके बाद ये मर जाती है। और कहाँ जाकर के स्टोर हो जाती है, स्प्लीन में, प्लीहा में। मरने के बाद कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है, यानी प्लीहा में चली जाती है। और इसी वजह से प्लीहा को इसका क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है या कब्र कहा जाता है। आरबीसी की कब्र कहाँ है, प्लीहा में, यानी स्प्लीन में, ठीक है। या आप अगर नोट करना चाहे तो आप लिख लीजिएगा इसको कहीं पर, या आरबीसी का शमशान घाट भी बोलते हैं या कब्र बोलते हैं, तो वो कहाँ है, स्प्लीन में है, यानी प्लीहा में है। उसके बाद बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी को का नाम क्या होता है, कोड ल्यूकोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी ना दे करके ल्यूकोसाइट पूछ ले तो आप समझ जाना कि डब्ल्यूबीसी की बात की जा रही है। इसका जो जीवन काल होता है ये 2 से 3 या 4 दिन तक होता है, ठीक है। 2 से 3 या 4 दिन आप इसको लिख सकते हैं, या 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और आगे बात करें दोस्तों हम प्लेटलेट्स की, तो इनका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट, और ये लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रहती है। जो प्लेटलेट्स है ये लगभग कब तक जीवित रहती है, 1 सप्ताह तक जीवित रहती है। और जो हमारा ब्लड या आरबीसी लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। जो हमारा रक्त है उसका जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है, बिल्कुल।
ओके, हाँ फिर न्यू बनती है, बिल्कुल शिवानी, फिर नई बनती है हमारे शरीर में, ये सभी कणिकाएं फिर से नई बनती है, ठीक है। जैसे जैसे खत्म होती रहेगी, इनका जीवन काल पूरा होता रहेगा, साथ साथ नई बनती रहेगी, ठीक, बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, अगर इनकी संख्या कम होने लगती है, ऐसा कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग होता है जिसमें जो ये प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट है, इनकी संख्या बहुत कम होने लगती है, एकदम से प्लेट्स गिरना जिसको बोलते हैं, कौन सा ऐसा रोग है जिसमें प्लेट्स गिरने लगती है बहुत तेजी के साथ? तो डेंगू ऐसा रोग है जिसके कारण प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होने लगती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की संख्या किस रोग में कम होती है? डेंगू रोग में बहुत कम होती है। आगे बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम जानेंगे हमारे ब्लड के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या काम होता है ब्लड का या रुधिर के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला काम जो हमने अभी सबसे शुरुआत में ही जाना था, रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ठीक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है कौन? रुधिर, ठीक है। ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? रुधिर करेगा, यानी ब्लड करेगा। ये ब्लड के फंक्शंस है, ठीक है। उसके बाद रुधिर पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, यानी जो भी पोषक पदार्थ होते हैं हमारे रुधिर में लिक्विड फॉर्म में, उनको ले जाना शरीर के सभी अंगों तक, और जो अवशेषी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकलवाने का काम भी कौन करेगा? रुधिर करेगा। यानी जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है या फिर कोई भी ऐसे अवशेषी पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, उनको बाहर निकलवाने का काम भी किसका होगा? रक्त का होगा, ठीक है। फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा या आंतों के द्वारा, गुर्दों के द्वारा यानी किडनी के द्वारा भी ये जो जितने भी अवशेषी पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं, और जो हमारा ब्लड है उनको इन सब के पास छोड़ करके आ जाता है जितने भी अवशेष पदार्थ हो जाते हैं। और भोजन में यानी पोषक पदार्थों में क्या क्या लेके जाएगा? जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, विटामिन हो गए, वसा हो गया, खनिज हो गया, पानी हो गया, इन सभी पोषक पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का काम किसका है? रुधिर का है, ब्लड का है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो हमारे नाक की हेल्प से जाती है, ठीक है, ये ब्लड कैसे ले जाने लगा इसको? तो दोस्तों देखिए, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हमारे फेफड़ों में चली जाती है। अब सिर्फ फेफड़ों तक अपने आप जाती है, उसके बाद जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने का काम इसी का होगा, आपके ब्लड का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बाहर से आए जीवाणुओं और विषाणुओं से श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा शरीर की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। अभी हमने जब WBCs के बारे में पढ़ा तो हमने इसके बारे में जाना कि क्या काम होता है WBC का? शरीर की प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम होता है आपका WBC का। उसके बाद चौथा जो कार्य होगा, फंक्शन होगा ब्लड का, वो क्या होगा? रुधिर को जमाकर बाहर बहने से रोकने का काम किसका था? रुधिर को जमाकर बाहर बहने से रोकना तथा घाव भरने में सहायता करने का भी काम इसी का होता है, रुधिर का। क्योंकि रुधिर में तीनों चीज पाई जाएंगी, RBC भी, WBC भी और प्लेटलेट्स की। रुधिर के अंदर आती है प्लेटलेट्स, ठीक है, तो वो काम क्या करेगी? रुधिर को बाहर बहने से रोकेगी, यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगी, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग का काम करेगी। उसके बाद पांचवा जो फंक्शन है, पांचवा कार्य जो है ब्लड का, वो क्या होता है? अन्य पदार्थों जैसे हार्मोन, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी आदि का परिवहन करना भी इसका काम होता है, ठीक है, यानी हार्मोन को एक शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना, और ऐसे ही ब्लड में क्या एंटीबॉडीज फ्लो होती रहती है। एंटीबॉडीज की शेप कैसी होती है? ऐसी थोड़ी वाई के जैसी ऐसी कुछ शेप होती है आपकी एंटीबॉडी की, ठीक है। तो
उनका भी फ्लो करना ही काम होता है किसका, ब्लड का। तो ये कुछ काम आपने देखे, जल्दी से एक बार लिखिए क्या क्या आपने इसके बारे में समझा, ब्लड के कौन कौन से वर्क होते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना इसका काम हुआ। दूसरा क्या है, भोजन ले जाना, शरीर में भोजन या जो भी पोषक पदार्थ है उनको पहुंचाना पूरे शरीर में। तीसरा क्या था, अवशेषी पदार्थों का उत्सर्जन या उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का काम। चौथा काम क्या था, उसके बाद हमने जाना शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम, है ना। और इसके बाद क्या काम करेगा, ये एंटीबॉडीज और हार्मोन का पूरे शरीर में फ्लो करेगा और संक्रमण से बचाव करेगा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम इसमें, हमारे शरीर की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखेगा और साथ ही साथ जो जल का परिवहन भी तो यही करेगा जो पोषक पदार्थों का करता है। तो हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का काम भी किसका होगा, ब्लड का होगा। ठीक है, इतना आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब दोस्तों यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको जितना हमने सीखा इसको हम लिखते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करिएगा। एक थोड़ी सी खाली जगह हम देखते हैं और हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ काफी स्पेस है तो हम यहाँ लिखेंगे और इसके बारे में जितना भी हमने अभी तक सीखा उसको हम पॉइंट्स बना करके लिखेंगे। ठीक है, आप सब मेरी हेल्प करेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे क्या क्या आपने अभी तक सीखा है। सबसे पहले दोस्तों, जो रक्त है या ब्लड है ये कैसा टिश्यू है, अब आप इसके बारे में पॉइंट्स में अपने आप लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमने अभी तक सीखा उसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमने जाना जो ब्लड है हमारा वो कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद जो हमारा ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है, यानी ये कैसा है, क्षार है, बेस है। ठीक है, एसिड नहीं है, बेस है, तो क्षार है, 7.4 इसकी पीएच वैल्यू हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पुरुष और महिला में कितना ब्लड होता है, यानी पुरुष में कितना होता है, महिला में कितना पाया जाता है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल में लगभग 5.5 लीटर, 5.5 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। और वहीं अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल में केवल 5 लीटर, यानी इनसे कम पाया जाता है मेल से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि निर्माण कहाँ होता है, ब्लड बनता कहाँ है। ठीक है, निर्माण कहाँ होगा आपके ब्लड का, यानी कहाँ आपका ब्लड बनेगा। तो उसके मैंने दो तरीके से आपको बताया कि एक तो जन्म से पहले, एक जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के पहले कहाँ बनेगा और जन्म के बाद कहाँ बनेगा। तो यानी जब बच्चा भ्रूण में है, माँ के गर्भ में है, तो उसका ब्लड कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। ठीक है, लीवर में बनेगा। उसके बाद जन्म की बाद की अगर बात करें तो ये जो है ब्लड जो है वो वयस्क की अगर बात करें, ठीक है, वयस्क की अगर बात करें यानी जब पैदा हो जाता है बच्चा, उसके बाद कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो या अस्थि मज्जा इसको हम बोलते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसको भी थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन होगा उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनेगा। ठीक है, वयस्क में। इसके बाद और क्या हमने जाना, जो रक्त होता है वो कहाँ स्टोर होता है, कहाँ आप कह सकते हैं कहाँ इकट्ठा होता है या स्टोर कहाँ होता है। स्टोर होगा ये कहाँ, स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो आरबीसीज है वो मरने के बाद कहाँ जाती है, जो आरबीसीज है वो मरने के बाद, यानी जो इनका 120 दिन का जीवन काल होता है ना, उसके बाद जब ये मर जाती है तो आरबीसी का कब्र या आप बोल सकते हैं शमशान किसे कहा जाता है, प्लीहा को ही कहा जाएगा, यानी स्प्लीन को ही कहा जाएगा। मरने के बाद भी ये यहीं जाएगी। ठीक है,
स्प्लीन। इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पर आपको जानने के लिए जरूरी है कि शरीर के जो हमने ब्लड के बारे में बात की, तो ब्लड की जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त की स्टडी को, ब्लड की स्टडी को या रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गाइस सेरोलॉजी। ठीक है, सेरोलॉजी, या फिर एक और नाम से हम इसको जानते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ठीक है। अब दोस्तों जो रक्त परिसंचरण यानी हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी या किसने खोजी थी कि हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। परिसंचरण से मतलब होता है कि ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है हर एक हिस्से में, तो इसके बारे में किसने बताया था। तो चलिए लिखते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी बताइए। तो इसकी खोज की थी दोस्तों विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे। समझ में आया सभी को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, विलियम हार्वे। अब दोस्तों इसके बाद हमने जाना था कि जो हमारी आरबीसीज है उनको किस नाम से जाना जाएगा, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाएगा, है ना। तो इन तीनों के हमने नाम भी जाने थे अलग अलग, तो उनके बारे में भी चलिए यही लिखते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर जितना हमने पढ़ा उस सारा रिवीजन करते हैं। तो आरबीसीज के सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। कौन कौन से। पहला होगा आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा क्या था आपका रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु जिसको हमने कॉर्प्यूसिल्स कहा था। ठीक है, तो पहला क्या है प्लाज्मा और दूसरा क्या है रुधिराणु। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है हमारे ब्लड में, आप बताएंगे जल्दी से एक बार। कमेंट देख रही हूं मैं अभी आपके। तो रुधिराणु या प्लाज्मा कितना परसेंट आपके ब्लड में होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे। पचास नहीं होता, या तो 55 लिखिए या फिर 60 लिखिए। ठीक है, तो 60 मान करके चलेंगे हम, यहाँ 60 लिखेंगे। तो 60% भाग किसका होगा, आपका प्लाज्मा में होगा। कहीं कहीं आपको 55% देखने को मिलेगा, लेकिन आप यहाँ 60 सही मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शंस की अगर बात करें वहां आपका 55 आ जाए तो फिर आप 55 के साथ जाइएगा। ठीक है, जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो प्लाज्मा कितना होता है 60%। ठीक, और रुधिराणु की अगर बात करें ये कितना होता है 40%। क्लियर। प्लाज्मा कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। और क्या होता है प्लाज्मा में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा के बारे में बताइए, ठीक है, आप बताएंगे कि रक्त का 60% हिस्सा प्लाज्मा होता है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। इसी के साथ साथ आप बताएंगे कि इसमें लगभग 92% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, 92% पानी होता है, और बाकी बचा कुछ इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, बाकी प्रोटीन होता है। उसके बाद अगर बात करें ये, और नाम क्या था, सॉरी प्लाज्मा का तो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों काम क्या था इसका, एक और काम भी हम जान लेते हैं। रक्त का थक्का जमाने का काम भी प्लाज्मा करता है। थक्का जमाने का काम भी प्लाज्मा करता है।
इसके बाद आती है बारी रुधिराणु की। ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए सबसे पहले इन 40% में आरबीसी की कितनी संख्या होती है? तो इनमें आरबीसी लगभग 90%, तो आरबीसी ही इसमें पाई जाएगी। ठीक है, इन तीनों में। दूसरा क्या था? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो इसका भाग था वो क्या था आपका? प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा क्या था? प्लेटलेट्स। आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से था? हीमोग्लोबिन की वजह से। बिल्कुल, कुलसुम ने बताया जवाब बहुत सही। तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल था। इसका जीवन काल कितना था? तो 120 दिन। ठीक है, 120 दिन तक ये कैसी रहती है? जीवित रहती है। इसके बाद फिर नई बन जाती है, ये मर जाती है। ठीक है, इसको एक और नाम से हमने जाना था आरबीसी को। क्या नाम था इसका? पूरा का पूरा जितना हमने पढ़ा एक साथ रिवाइज कर रहे हैं हम सभी। एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को एंथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम बताइए, क्या था दूसरा नाम? अभी हमने जाना था ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या था? ल्यूकोसाइट था। इसका जो जीवन काल है या कितने दिन तक ये जीवित रहते हैं, तो लगभग 4 दिन आप मान करके चलिए। ठीक है, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल। उसके बाद हमने बात करी थी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से हम इसको जानते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट किस नाम से जानेंगे? थ्रोम्बोसाइट के नाम से। इसका जीवन काल कितना होगा? जीवन काल बताइए। प्लेटलेट्स कितने दिन तक जीवित रहेगी? इनका जीवन काल होता है दोस्तों 1 सप्ताह, यानी 7 दिन लगभग। इनका एक दिन लिख दिया मैंने गलती से, देख लो गलत हो जाता सब कुछ। तो यहाँ 1 सप्ताह। ठीक है, 1 सप्ताह यानी लगभग 7 दिन तक ये क्या रहेंगी? जीवित रहेंगी। ठीक है, लाल रंग किसके कारण था? हीमोग्लोबिन। क्या आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, यहाँ लिखने की जगह थोड़ी कम है। ठीक है, तो लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कनेक्टिंग टिश्यू है, ये हमने शुरुआत में ही लिख दिया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये पूछ ले कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तब हम क्या बताएंगे? डब्ल्यूबीसी की पूछ ले कितनी होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की पूछ ले कितनी होती है। तो चलिए संख्या भी इनकी जाने। ठीक है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ हम इनकी संख्या लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए इनकी संख्या लिखते हैं, किसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी लगभग 5 मिलियन या कह सकते हैं 50 लाख संख्या किसकी होती है? आरबीसी की हमारे शरीर में होती है, तभी तो ये 90% है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूसी की कितनी संख्या होती है? तो 10,000। ये देखो इससे कितनी कम है, 10,000 संख्या होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट की। वहीं अगर बात करें प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। ठीक है, 2 लाख होती है किसकी संख्या? प्लेटलेट्स की संख्या। तो आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया अभी तक बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों हमने एक चीज तो यहाँ लिखी नहीं, वो क्या है कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ हम फंक्शंस ऑफ ब्लड लिखेंगे, बिल्कुल बिना देखे आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपने अभी तक सीखा। फंक्शंस ऑफ ब्लड, क्या क्या काम होते हैं ब्लड के। तो चलिए एक एक करके इनको भी हम लोग लिखेंगे। पहला हमने जाना था कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने का भी काम करता है, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे कि गैसों का परिवहन,
गैसों, कौन कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? का परिवहन करता है हमारे शरीर में। देखो जो वहां पर हमने इतने लंबा चौड़ा पढ़ा था उसको हमने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है ब्लड का? तो भोजन ले जाना, गैसों को ले गया, उसके बाद भोजन को ले जाना, ठीक है, यानी भोजन का परिवहन। भोजन में क्या आएंगे? पोषक पदार्थ आएंगे, ठीक है, जैसे क्या क्या? वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, पानी हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, इनको ले जाना शरीर में। उसके बाद और कौन से कार्य है? तो शरीर का ताप नियंत्रण करना, शरीर का तापमान नियंत्रण करने का काम होता है किसका? फंक्शन होता है ये ब्लड का, ठीक है। उसी के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं दोस्तों? अवशेष पदार्थ, यानी जो हमारे शरीर में आप कह सकते हैं कि फालतू या बाहर निकालने के लिए जो पदार्थ बच जाते हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाता शरीर में, ठीक है, उनको गुर्दों तक ले जाना, ऐसे पदार्थों को फेफड़ों तक ले जाना, त्वचा तक ले जाना, क्योंकि त्वचा भी तो हमारा एक उत्सर्जी अंग है, पसीना निकलता है हमारे त्वचा से, है ना, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग हुआ। 4 हो गए, एक और बताइए, 5 तो कम से कम होने चाहिए फंक्शंस इसके। तो हम और क्या कह सकते हैं, बताइए 5वां फंक्शन और क्या हो सकता है हमारे ब्लड का, और क्या काम करेगा हमारा ब्लड? बिल्कुल संक्रमण से बचाव करना, ये भी तो हमने उसमें जाना था, ठीक है। संक्रमण से बचाव करने का काम करेगा कौन? ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाई जाएगी? WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, वो हमारा क्या काम करेगी? हमारे शरीर को की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे बीमारियां नहीं होगी। बिल्कुल, WBC में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। हाँ, रोगों से रक्षा करना, प्रतिरक्षा करना, टेम्परेचर को नियंत्रित करना। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप सभी ने आंसर किया। पीएच वैल्यू का नियंत्रण करना संदीप, बिल्कुल ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी 5 आपको ध्यान होने चाहिए, क्लियर। आपके पेपर में अगर पूछा जाए तो कोई भी 5 आपको बहुत अच्छे से ये याद होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अब आप देख पा रहे होंगे इसको अच्छे तरीके से। थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे पता नहीं चला, अब बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर फुल आ रहा होगा। हाँ, ये आप इनमें बता रहे हैं केंद्रक पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा केंद्रक? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में या प्लेटलेट्स में? बताइए, केंद्रक किसमें पाया जाएगा? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में या प्लेटलेट्स में? बिल्कुल शिवानी, घाव का भरना, ठीक है। बताइए केंद्रक किस में उपस्थित होगा? केवल और केवल WBC में, ठीक है। केंद्रक उपस्थित होगा यानी प्रेजेंट होगा किसमें? WBC में, व्हाइट ब्लड सेल में। ना तो RBC में होता है और ना ही प्लेटलेट्स में होता है। और वो कौन सा रोग है जिसमें जो हमारी प्लेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, उनकी संख्या एकदम से बहुत कम होने लगती है? वो किसके कारण होता है? कौन से रोग में ऐसा होता है? WBC में, बिल्कुल, बहुत अच्छे। वो डेंगू के कारण, ठीक है। डेंगू रोग में क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होती है वो बहुत तेजी के साथ कम होने लगती है।
बहुत सही जवाब आप सबने दिए। दोस्तों आगे हम इस चैप्टर को जब हम आगे बढ़ा रहे होंगे तो उसमें बीच बीच में ये भी आएगा कि आपका जो आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, अगर अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं और अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इतना ही हमने अभी तक जाना था, जिसको हमने इस चार्ट की हेल्प से एक बार दोबारा से सारा का सारा रिवाइज कर लिया है। अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बताइए जल्दी से एक बार। अब क्लियर है सब कुछ? आप जब अपने नोट्स बनाए तो इसी टेबल की हेल्प से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऊपर लिखी हुई चीजें थोड़ी टफ लग रही होगी तो आप ऐसे अपने नोट्स बना लीजिएगा। इसमें सारी चीजें लिख दी है हमने। चले आगे, आगे बढ़े। इतना क्लियर है आप सबको? ओके वंदना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, हमने दोस्तों यहाँ तक जान लिया था कि ब्लड के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अब हम आएंगे और आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, यानी रुधिर वर्ग के बारे में जानेंगे। रुधिर वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यही जानेंगे, हाँ चार्ट ये मिल जाएगा, मैं इसको सेव कर लूंगी एज इट इज, आपके पास में ये पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ओके दीप्ति, चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए सब। तो रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त परिसंचरण की किसने की थी, जिसके बारे में हमने अभी जाना था थोड़ी देर पहले, वो कौन था? विलियम हार्वे। लेकिन यहाँ बात की गई है दोस्तों रुधिर वर्ग की, ब्लड ग्रुप्स की किसने खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो दोनों को आपस में मिक्स बिल्कुल आप नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों को मिक्स आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। अब दोस्तों जो रुधिर वर्ग होता है या ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है आपको? तो रुधिर वर्ग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है दोस्तों? उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की हेल्प से हम पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिसाइड कर पाते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रतिजन, एक प्रतिरक्षी। यानी एक तो होता है आपका एंटीबॉडीज, ठीक है, एक तो आपका क्या होगा? एंटीबॉडीज, और दूसरा होगा एंटीजन। तो इन दोनों की हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, किसकी हेल्प से पता चल पाएगा? एंटीबॉडीज की और एंटीजन की। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा एंटीजन होता है, ठीक है, वो किसमें होता है? आरबीसीज में होता है। जो हमारा एंटीजन होता है यानी प्रतिजन जिसको बोलते हैं, यहाँ एंटीजन भी मैं लिख दूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, एंटीजन। तो ये हमारा किसमें होता है? आरबीसी में पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाएगा। और अगर बात करें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज, ये किस में पाया जाएगा? ये हमारी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। एंटीबॉडीज किस में मिलेगी? डब्ल्यूबीसी में। और एंटीजन किस में मिलेंगे? आरबीसी में, लाल रुधिर कणिकाओं में। उसके बाद बात करें जो दोस्तों हमारे प्रतिजन है या एंटीजन है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से। जो हमारी एंटीबॉडीज होती है इनको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो एंटीजन है उनको कैपिटल ए और बी से डिनोट करेंगे और एंटीबॉडीज को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अभी हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके अनुसार फिर हम एक टेबल की हेल्प से जानेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो 2 बार हो जाएगा आपका और जो भी डाउट होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीजन के बारे में यानी प्रतिजन के बारे में।
एंटीजन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर ये स्थित होते हैं, क्या? एंटीजन। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं एंटीजन। अब कैसे बाहरी सतह पर, कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैंने आपको बताई थी कि गोल होती है। ठीक है, कैसी होती है? इनकी आकृति गोल होती है। और इन्होंने क्या बताया कि इनकी बाहरी सतह पर स्थित होते हैं एंटीजन। ठीक है, बाहरी सतह पर स्थित होते हैं एंटीजन। और एंटीजन कितने प्रकार के हैं? दो, एक तो कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो दोस्तों ये इस तरीके से पाए जाते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से अपने ब्लड को देखते हैं, ठीक है, रेड ब्लड को देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं को देखते हैं, तो इस तरीके की एक फॉर्मेशन बनी होती है, ऐसी एक फॉर्मेशन बनी होती है हमारी ब्लड के चारों तरफ। ठीक है, आरबीसी के चारों तरफ एक ऐसी फॉर्मेशन मिलेगी, और जो ये जिस ब्लड के ऊपर ऐसी फॉर्मेशन मिलेगी इसको बोलेंगे हम ए एंटीजन। ठीक है, और ऐसे ही कुछ ऐसी हमारे आप कह सकते हैं रुधिर कणिकाएं होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है जिनमें बी एंटीजन पाया जाता है। तो बी एंटीजन के ऊपर कैसी आकृति बनी होती है? कुछ इस प्रकार की। ठीक है, कुछ ऐसी आकृति बनी होती है बी एंटीजन के ऊपर। तो ये आपने देखा, ये एंटीजन है, ये इसके बाहर की तरफ जो आप ये आकृति देख रहे हैं ना, आरबीसी के ऊपर जो ये आकृति बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन। ये कौन से प्रकार के होते हैं? ए और बी। ये देखिए, यह दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी। प्रतिजन के लिए बड़ा ए और बी संकेत प्रयोग किए जाते हैं, यानी हम इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम दोस्तों बात करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है, जब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो तभी हम जान पाएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किए जाते हैं। चलिए, अब हम दोस्तों बात करेंगे प्रतिरक्षी के बारे में, यानी एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी? आपकी प्लाज्मा में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ प्लाज्मा वाली एंटीबॉडीज की हम बात करेंगे। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी में होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हम प्लाज्मा वाली एंटीबॉडी की बात करेंगे। और यहाँ भी आप प्लाज्मा लिख लीजिएगा जहां मैंने ये डब्ल्यूबीसी बताया है। ठीक है, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पार्ट होता है वो प्लाज्मा वाला ही काम करता है, ये वाला। ठीक है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा यहाँ आप करेक्ट करिएगा। ठीक है, प्लाज्मा में मिलेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों एंटीबॉडीज कहाँ, मैंने आपको बताई ये प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेगी, और रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रतिरक्षी ए यानी एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। इनको हम किससे डिनोट करेंगे? छोटे अक्षर से, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अब इनकी आकृति की अगर बात करें, आपने इसकी तो देख ली कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आरबीसी के ऊपर कैसे दिखाई देते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें। और अगर बात करें दोस्तों एंटीबॉडीज की, तो इनकी शेप कैसी होती है? इनकी ऐसे वाई की जैसी शेप होती है। ठीक है, ये इस तरह से इनकी शेप होती है। अब दोस्तों ये अगर हम जानने के लिए कोशिश करें कि जो स्मॉल ए वाली होगी वो कैसे दिखाई देगी एंटीबॉडी, और जो स्मॉल बी वाली होगी वो कैसे दिखाई देगी एंटीबॉडी, तो कैसे पहचान करेंगे दोस्तों? जो ए वाली एंटीबॉडीज होती है वो उनका स्ट्रक्चर यहाँ से अलग होता है। देखिए, जो मैं इसका यहाँ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, थोड़ी देर एक बार आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कैसे स्ट्रक्चर होगा इनका? इस तरह से। कैपिटल ए हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना। ठीक है, तो यही इस पे ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा उल्टा होकर के, तो ये हमारा हो जाएगा ए एंटीबॉडी। और बी हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। तो जो ये वाला पार्ट है, यानी इसको हम यहाँ उल्टा करके अगर ऐसे बना दे तो ये हमारी ऐसी फॉर्मेशन होती है हमारी बी एंटीबॉडी की। एक बार आप ये बताइए कितना समझ में आ रहा है आपको, फिर इसके ब्लड ग्रुप के बारे में हम आगे जानेंगे। यस, क्लियर है, ओके।
बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए तो देखिए, अब दोस्तों एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, ठीक है, जब हमने आरबीसी में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीजन, ठीक है, इसको मैंने बताया कि ए एंटीजन की बाहर की तरफ कैसी आकृति मिलेगी, जैसे कि ए बना हुआ हो, ठीक है, ये ए की जैसे है ना, ए ऐसे ही तो बनता है जब हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो यही वाली आकृति देखिए ए के बाहर की तरफ मिलेगी, ये एंटीजन ए हो जाएगा। और बी कैसे बनता है, बी ये वाली फॉर्मेशन आती है ना जो ये कर्व वाली, तो बी एंटीजन के बाहर ये कर्व ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आप कह सकते हैं फैक्ट है, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको सिर्फ याद कराने के लिए नहीं, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ए एंटीबॉडीज की शेप आपको ध्यान होगी कैसे, और बी एंटीबॉडी कैसे मिलेगी, ऐसी कर्व शेप वाली। डिनोट किससे करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से, और एंटीबॉडीज को स्मॉल ए स्मॉल बी से, ये भी दो प्रकार की और ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में कुछ रुधिर कणिकाएं होती है और उसके साथ साथ प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा कैसा था, लिक्विड पार्ट था, ठीक है। उस लिक्विड पार्ट में जो है छोटी छोटी हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब इसमें तैर रहे होते हैं, जैसे कि चाय के अंदर चाय पत्ती, क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर हुई एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज की शेप कैसी होगी, ऐसी होगी, और उसमें तैरने वाली जो ब्लड है हमारा, वो कैसा होगा, इस तरह की फॉर्मेशन वाला होगा। अब जब ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्लो कर रहे होंगे, तो आपको देखने से ऐसा नहीं लगता कि जब इस वाली एंटीबॉडी के साथ अगर ये वाला हमारा जो आप कह सकते हैं कि हमारा एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीबॉडी के साथ अगर ए एंटीजन फ्लो कर रहा होगा, तो ये वाली शेप है ए वाली, वो इसके अंदर फंस जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको देखने में, ठीक है, कि ये जो वी वाली शेप है ये इसके अंदर ऐसे फंस जाएगी और ये यहाँ ऐसे इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि जिसके अंदर ए एंटीजन पाया जाता है उसके अंदर कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि ये आपस में एक दूसरे में फंस सकती है, और ये आपस में अगर एक दूसरे में फंस गई तो हमारा ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। वहीं हमारा रक्त का वहीं बीच में कहीं थक्का जम जाएगा, जहां भी आपस में फंस जाएगी तो रक्त आगे बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि जो हमारा ए एंटीजन होता है उसके साथ ए एंटीबॉडी नहीं होती है, उसके साथ बी एंटीबॉडीज पाई जाती है ए एंटीजन में। जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा उसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि ये मैम आप क्या बोल रही है, चलिए सो सिंपल, आगे एक टेबल की हेल्प से जानेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए मोटा मोटी कि इनकी आकृति कैसी है, ठीक है। अगर ए एंटीबॉडी है तो उसकी आकृति कैसी है, बी है तो कैसी है, इतना आपने ध्यान रख लिया। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे इस स्ट्रक्चर पर। हालांकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अलग खाली जगह पर ले जाके समझाना चाहूंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई खाली जगह ढूंढते हैं, उसके बाद हम वहाँ बात करेंगे, रुक के। चलिए यहाँ आ जाइए दोस्तों। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप कौन से है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, दूसरा कौन सा होता है, बी, तीसरा कौन सा होता है, ए बी, और चौथा ग्रुप कौन सा होता है। इससे आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी जो हम टेबल में देखने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको, क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं इस चैप्टर के, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसमें ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, इधर भी है रेड ब्लड सेल्स, इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद यहाँ ये कुछ क्या है, एंटीबॉडीज है। ये यहाँ क्या है, इसमें भी एंटीबॉडीज होती है।
इसमें भी यहाँ एंटीबॉडीज ठीक है, इस आकार की। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? अगर मैंने बात की ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, तो ए एंटीजन ही होगा। तो ए एंटीजन होगा, इसका मतलब इसकी जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है या लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में इतना मुझे बता दो कि आपको ये समझ में आई, तो आपको पूरी टेबल अपने आप याद हो जाएगी। समझने वाली चीजें हैं थोड़ी सी। एक बार कंफर्म करिए कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। जो ऊपर टेबल बना हुआ है ना, वो आप खुद ब खुद बनाने लगेंगे। ये समझाने के लिए है जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है। बताइए जल्दी, एक बार कमेंट करें आप सभी। रटने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, इतना बता दीजिए मुझे आप। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको याद रहेंगी। बताइए जल्दी अंजना, कमेंट करें। जो ये डायग्राम्स मैं बना रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको ये अभी तक समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल कमेंट करिए जल्दी से कोई। एक सेकंड रुकिए, मैं कनेक्शन चेक करती हूँ, ठीक है? होल्ड ऑन। अभी सही चल रहा है मैम? समझ में कम आ रहा है, अभी आएगा श्रवण। ओके, अभी वीडियो सही चल रहा है, पहले तो मुझे यही बता दो। अभी सब कुछ सही है? बिल्कुल नेहा, एक बार फिर से बताऊंगी मैं। अभी वीडियो सही चल रही है, तो सबसे पहले आप मुझे इतना बता दीजिए आ रही है। ओके चलिए, बिल्कुल अब ठीक चल रही है। अब आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको ये पता चल गया ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे। अब हमें देखना ये है किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन मिलेगा और कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इतना बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये है हमारा एंटीजन का और ये है हमारा एंटीबॉडी का। क्लियर? इतना अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब शुरू से देखेंगे एक बार मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा। ए एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे ये तीर की तरह से आपको देखने को मिलेगा, या ए की तरह का स्ट्रक्चर ही इसके ऊपर बना होता है आरबीसी के ऊपर। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी इसमें, तो मैंने आपको दोस्तों ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर इसमें ए एंटीबॉडी पाई जाती, ए एंटीबॉडी की शेप कैसी थी? ऐसी थी, वी के जैसी। ठीक है, या कह लीजिए यही वाला जो ए है इसको उल्टा कर दे, ऐसी शेप थी। ठीक है, ए एंटीबॉडी की। तो अगर इसके साथ ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी होती तो ये इसमें फंस सकती थी, है ना? ये क्या कर जाती, ये जो एरो है ये इसके अंदर फंस सकते थे ऐसे करके। इसी कारणवश इसमें ए एंटीबॉडी ना होकर के इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो इनकी बी की फॉर्मेशन कैसी थी? ऐसी थी।
शुरुआत में मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। बी क्यों पाई जाएगी, रीजन आपको समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाएगी और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप कभी इसको गलत करोगे, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। बी क्यों पाई जाएगी आपने देख लिया, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि अगर ए होती तो ए एंटीजन उसमें फंस सकता था, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग हो सकती थी। तो इस वजह से यहाँ बी एंटीबॉडी पाई जाएगी एंटीजन ए के साथ, अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ठीक है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। ये हमारा एक ब्लड ग्रुप का समझ में आ गया कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। अब बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, इसमें दोस्तों जो हमारा एंटीजन होता है वो कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप में तो बी एंटीजन पाया जाएगा, यानी इसकी फॉर्मेशन ऐसी होने वाली है, ठीक है। आरबीसी के ऊपर ऐसी फॉर्मेशन पाई जाएगी, यानी ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एंटीजन बी कहेंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों क्या इसमें हम बी एंटीबॉडी का यूज कर सकते हैं, इस वाली का नहीं कर सकते, क्योंकि सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अगर हम यहाँ बी एंटीबॉडी को लेकर के आए तो इसकी ऐसी ही फॉर्मेशन तो इसकी हो गई, ऐसी ही फॉर्मेशन हमारी एंटीबॉडी की हो गई, तो ये एंटीजन इसमें फंस सकता है। इसी कारणवश हम यहाँ पर बी एंटीबॉडी नहीं इसमें यूज कर सकते। तो इसका मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ हमारा क्या मिलेगा, यहाँ हमारी ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे वाला, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा इसके अंदर कैसी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए एंटीबॉडी, और एंटीजन कौन सा, बी, तो यानी अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट स्ट्रक्चर वाले एक साथ रह सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर वाले आपस में फंस जाएंगे, इस वजह से अलग अलग एंटीजन अलग अलग एंटीबॉडी पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें यानी ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, यानी ऐसी भी शेप होगी और ऐसी भी। जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो इस तरह की शेप हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो हमारा ए बी एंटीजन होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाएगी, अब आप ये सोच करके मुझे बताएंगे क्यों नहीं पाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें हम ए एंटीबॉडी का यूज करेंगे तो वो भी इसमें फंस सकती है, क्योंकि यहाँ ए वाला स्ट्रक्चर भी है। अगर हम इसमें बी एंटीबॉडीज को इसके अंदर डालेंगे तो वो भी इसमें फंस सकती है, क्योंकि इसमें बी वाला स्ट्रक्चर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ज्यादातर केसेस में जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ में आई बात, इतना सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से सबको क्लियर है। अब दोस्तों बात करेंगे जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो देखिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्लियर, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन नहीं होता, तो इसका मतलब ये है जब इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है तो यानी कोई भी एंटीबॉडी इसमें हमारी कोई भी एंटीबॉडी इसमें यूज हो सकती है, ए भी और बी भी, क्योंकि यहाँ किसी के फंसने का डर ही नहीं है ना, किसी के भी फंसने का डर नहीं है। तो यानी दोनों एंटीबॉडीज इसमें ए बी और बी दोनों प्रेजेंट रहेगी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं होगा। क्लियर है, अब बताइए मुझे। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम टेबल में देखेंगे और आप ये देख पा रहे होंगे कि आपको टेबल में खुद ब खुद सारी चीजें अपने आप लोग बताएंगे। अभी आपको रीजन पता चल गया कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उनमें कौन सा एंटीजन मिलेगा, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। बताइए जल्दी से, अब कमेंट करेंगे आप सभी लोग। कितना समझ में आ गया आपको ये टेबल जो मैं समझाना चाह रही थी, मैं आपको समझाने में सफल हुई? हाँ बिल्कुल अंजलि, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दोनों में से किसी भी एंटीबॉडी का यूज करेंगे, वो दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो दोनों फंस जाएंगे। इसीलिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्लियर?
और O वाले में हम दोनों एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ फंसने का कोई डर ही नहीं है। ठीक है, यस, ब्यूटी वर्मा बिल्कुल क्लियर है, सभी को क्लियर है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों सच में। आपको, मुझे लग रहा था कि कहीं आप ये डायग्राम से देख के डर ना जाए कि पता नहीं मैम क्या समझा रही है, तो खैर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। बिल्कुल दोस्तों, आपने इसके पीछे का ना फैक्ट जान लिया है। अब टेबल पर चलेंगे। जो लोग रटवाने की कोशिश करते हैं ना, हम रटेंगे नहीं। अब देखिए आपको अपने आप समझ में आएंगी चीजें। अब हम इस टेबल पर चलेंगे जिसमें हमें ये पता होता है कि किसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। तो अभी आप खुद ब खुद बताएंगे। चलिए, ये है हमारा ब्लड ग्रुप। कौन कौन से 4 ब्लड ग्रुप है? देखिए 2017 में भी 2019 में भी 2 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके लिए इस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल समझ में आए। देखिए लगातार 17 और 2019 में दोनों बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में भी बन जाता है यहाँ से और शॉर्ट में भी। ब्लड ग्रुप कितने बताए मैंने? 4, ए बी और ओ। इसके साथ ही अब हम यहाँ देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा और उसमें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएगी। चलिए बताना शुरू करिए अब मुझे। अब आप मुझे बताना शुरू करेंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें कौन सा एंटीजन होता है। तो दोस्तों हमने अभी डायग्राम की हेल्प से जाना, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन भी ए ही पाया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसमें बी पाई जाएगी, क्योंकि अगर ए ही एंटीबॉडी हम यूज करेंगे तो वो फंस जाएगी। इसीलिए जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। क्लियर? इसके साथ ही जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनके ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? बी एंटीजन पाया जाएगा, है ना? बिल्कुल विनीता, आप देख लीजिए आपका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो यानी इसके आपके अंदर एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? ए एंटीबॉडी आपके अंदर मिलेगी। और जिसने बताया ओ है जिसका ब्लड ग्रुप, शायद विनीता कह रही थी, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी पाई जाएगी, और दोनों एंटीबॉडी यानी उनको बीमार होने के चांसेस उनके बहुत कम होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी दोनों। उसके साथ ही उसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं पाई जाती, क्योंकि दोनों के फंसने के चांसेस होते हैं, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसी वजह से जिसमें ए बी जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उनको उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। बिल्कुल शिवानी, अब आप देख लीजिए आपके अंदर दोनों की दोनों एंटीबॉडीज है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, जिससे हम डिनोट इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात दोस्तों क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आप ये सुनिएगा ध्यान से कि आपसे ऐसे पूछ सकता है सबसे पहले तो कि रक्त के कितने वर्ग होते हैं, आप बताएंगे 4। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ए रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो आप ये बता देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि ये टेबल बनाने के लिए कह सकता है, आप टेबल बना देंगे, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? समझ में आई इतनी चीजें, ये चार्ट समझ में आ गया, ये आपका डायग्राम समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी नहीं करना चाह रही थी इस क्लास में कि आपको समझ में आए चीजें, क्योंकि गलत हो जाए और मैं पढ़ा दूं सारा, फिर क्या फायदा उस चीज का। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हम जानेंगे ब्लड बैंक के बारे में, यानी रुधिर बैंक के बारे में, या रुधिर बैंक के बारे में, या ब्लड बैंक के बारे में, ठीक है। जो हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है वो कौन सा होता है? जहां आरबीसी स्टोर होती है, मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है प्लीहा, स्प्लीन। लेकिन अगर बात करें कि भाई शरीर के अंदर की बात थी, अंदर तो क्या होगा? प्लीहा होगा हमारा ब्लड बैंक। लेकिन अगर बात करें कि जो भाई ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहां ब्लड डोनेट करते हैं
कोई भी ब्लड डोनेट करता है तो उसको ब्लड बैंक में रखा जाता है, ठीक है, उस वाले ब्लड बैंक की यहाँ बात हो रही है। तो दोस्तों ब्लड बैंक क्या होता है? वह संस्था या स्थान जहां विभिन्न वर्गों के यानी विभिन्न ग्रुप्स के, डिफरेंट ग्रुप्स के ए बी ओ है ना, इनके रुधिर को यानी ब्लड को सुरक्षित एवं संग्रहित करके रखते हैं, उसे ही ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाती है। क्लियर? तो क्या होता है रुधिर बैंक? आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, वह संस्था स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को सुरक्षित एवं संग्रहित रखते हैं, उसे ही रुधिर बैंक कहते हैं। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जानने के लिए आपके लिए जरूरी है कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें कितने डिग्री सेल्सियस या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो ब्लड होता है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि ब्लड खराब भी तो हो जाता है, उसको अगर एक सही टेम्परेचर ना मिले, है ना, अगर एक सही टेम्परेचर ना मिले तो ब्लड खराब हो सकता है, तो उसको एक सही टेम्परेचर पर रखना जरूरी है। तो वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, चलिए देखते हैं। रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों के द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच की या प्लास्टिक की वायु रुद्ध, जिसमें कि वायु ना जा सके, ऐसी बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आप याद रखिएगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर उसको कांच की या फिर प्लास्टिक की बंद बोतल में रखा जाता है, जिसमें कि वायु का आवागमन ना हो, है ना। ऐसी एक बोतल में बंद रख करके सुरक्षित रखा जाता है ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आगे बात करें तो रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, ब्लड बैंक में रखने के लिए उसको उसमें सोडियम साइट्रेट मिला करके हम रखते हैं कहीं में, एक प्लास्टिक या कांच की बोतल में, जिसका तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कौन सा है? विश्व का सबसे प्रमुख, विश्व का पूछा गया है, तो विश्व का सबसे प्रमुख ब्लड बैंक कौन सा है? रेड क्रॉस सोसाइटी होता है। कौन सा? रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों रुधिर आधान। रुधिर आधान से क्या मतलब है? रुधिर आधान से क्या समझते हैं? तो चलिए देखेंगे रुधिर आधान का क्या मतलब होता है। किसी मनुष्य में जब रक्त की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से रक्त चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिससे उसकी कमी, जो रक्त की कमी थी वो पूरी हो जाती है। इसी क्रिया को हम रक्त आधान कहते हैं, यानी उसको दोबारा से ब्लड चढ़ाना, अगर उसमें ब्लड की कमी है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? रक्त आधान कहेंगे। तो इस नाम को देख करके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, इस नाम को देख करके आपको नहीं घबराना है कि ये क्या पूछ लिया गया। आप क्या बताएंगे कि किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को क्या कर दिया जाता है? पूरा किया जाता है। इसी क्रिया को रुधिर आधान भी कहते हैं। और जो रुधिर देने वाला होता है यानी ब्लड को डोनेट करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं, यानी दाता कहते हैं। ठीक है, और जो प्राप्त करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। जो ब्लड लेने वाला उसको ग्राही, ठीक है, यानी रिसिप्टर, और जो देने वाला उसको डोनर यानी दाता हम कहते हैं। इतनी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। रुधिर आधान क्या होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी है तो उसकी ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए उसमें क्या किया जा सकता है? अलग से रक्त चढ़ा दिया जाता है उसको। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम रुधिर आधान कहते हैं। और रुधिर देने वाले को डोनर यानी दाता, और प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? रिसिप्टर कहते हैं, ग्राही कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रुधिर आधान आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है और कौन से को नहीं कर सकता। अब दोस्तों एक चीज बताइएगा मुझे,
अभी हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में जान लिया, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में जान लिया। आप पूछेंगे कि भाई जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि बी को क्यों नहीं दे सकता भाई, ओ को क्यों नहीं दे सकता, ठीक है। इन्होंने क्या इसका कुछ नुकसान किया है कि बी वाले को नहीं दे सकता, ए वाला जिसका ए ब्लड ग्रुप है वो केवल ए और ए बी को दे सकता है, बी और ओ को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि दोस्तों इनमें जो एंटीबॉडीज होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो एंटीबॉडीज के का जो फर्क हमने ऊपर जाना, ठीक है, इसी वजह से हम जिसका सेम होगा उसे ही दे सकते हैं। और ए बी में कोई आप कह सकते हैं कि कोई भी एंटीबॉडीज ए में पाई नहीं जाती तो इसको तो किसी का ही चढ़ा दो, सब हजम है ना। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसे किसी का भी ब्लड दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं। लेकिन अगर गलती से जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो बी वाले को हमने चढ़ा दिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड आपस में जम जाएगा, ठीक है, फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, आपस में फंस जाएगा। तो यही कारण है कि हम जो ब्लड ग्रुप है वो सेम वाले को ही दे सकते हैं जिसमें सेम एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो क्लियर है आप सभी को? सबसे पहले हमने क्या किया, जाना जो जिसका ए है ब्लड ग्रुप वो किस किस को दे सकता है। तो ए वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो किस किस को दे सकता है, तो बी वाले को दे सकता है एक तो, और ए बी वाले को। ए बी वाले को क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये सबसे ले लेगा, बी ओ से भी लेगा, ए बी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए वाले से भी। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहते हैं, यानी सर्वग्राही इसको कह सकते हैं, ठीक है, सर्वग्राही हम इसको बोलते हैं किसको, ए बी वाले को। और ओ को क्या बोलते हैं, सर्वदाता, कि ये सबको दे सकता है ब्लड, ठीक है, ये सबको ब्लड दे सकता है। यानी यूनिवर्सल डोनर किसको जाना जाता है, ओ को, क्योंकि ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? बहुत बढ़िया। और दोस्तों जिसका ए बी होता है वो सिर्फ और सिर्फ जिस ए बी वाले को ही दे सकता है, जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो, यानी जिसका ए बी हो वो सिर्फ उसे ही डोनेट कर सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है। जिसका ए होगा वो ए और ए बी दोनों को दे सकता है। ये चार्ट आप अपने नोटबुक में जरूर बनाएं, ये चार्ट आप लोग बनाएंगे तो आपको ये याद रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। तो आप अपने नोट्स में इसको शामिल जरूर करें। बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप को देगा और ओ सबको दे सकता है। इसीलिए इसको क्या कहे जाएगा, इसको क्या कहा जा सकता है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है या यूनिवर्सल डोनर है, तो आप क्या कहेंगे, ओ। और कौन सा सर्वग्राही है, ए बी, ये सबसे ले सकता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए हम। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे रक्त दाब के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर की सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो हेल्स नामक वैज्ञानिक ने दी थी। हेल्स ने कैसे, इसने सबसे पहले घोड़े में रक्त दाब को मापा था, ठीक है, सबसे पहले किसमें, घोड़े में। उसके बाद उसने देखा कि भाई मनुष्य में भी ऐसे ही होता है ना। तो किस वैज्ञानिक ने रक्त दाब के बारे में बताया, सबसे पहले किसने मापा था, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। रक्त दाब क्या होता है, तो दोस्तों रक्त दाब की अगर बात करें, रक्त जो है वो बंद नलिकाओं में बहता है, यानी आपने देखा होगा इस तरह से नलियां बनी होती है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ये बंद है ऊपर से भी नीचे से भी, इसमें को क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि रक्त जो है वो बंद नलिकाओं में बहता है। अतः यह नलिकाओं की दीवारों पर क्या डालता है, दबाव डालता है, कि जब हमारा हार्ट प्रेशर डालेगा तो ये ऐसे, मतलब क्या होती है, ये जो इसकी दीवारें होती है इस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है।
हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है। प्रकुंचन का मतलब होता है कि जब ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा हो, ठीक है, यानी जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो एक बार तो वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा मतलब जितना भी ब्लड उसके पास है वो सारा एकदम से फेंकेगा प्रेशर के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी हमारी नलिकाएं हैं उनमें क्या होगा, परकुंचन होगा। परकुंचन बोलते हैं कि उनमें खिंचाव आएगा, ठीक है, उन पर दबाव अधिक पड़ेगा, जिससे कि ब्लड बहुत तेजी के साथ फ्लो होगा। फिर क्या करता है, हमारा जो हार्ट होता है एक बार ब्लड को फेंकने के बाद क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और फिर धीरे धीरे से क्या होगा, फिर से ऐसे फूलेगा। सिकुड़ने के बाद फिर से स्थिर हो जाएगा। स्थिर का मतलब कि रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होता है, वो जो दबाव पड़ रहा था उन नलिकाओं पर वो कम हो जाता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे कि भाई जो हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है एक बार तेजी के साथ करेगा, ठीक है, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर अपनी रेस्ट वाली फॉर्मेशन में आ जाएगा, फिर पंप करेगा, फिर पूरी तेजी के साथ ब्लड जाएगा बॉडी में, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, फिर पंप करेगा, फिर जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि रक्त, हमारी जो नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं, उन पर दबाव डालेगा, ठीक है, और परकुंचन के समय ये दबाव अधिक होता है, और स्थिलन के समय क्या होता है, कम होता है। यानी जब हमारा हार्ट जो है वो स्थिर फॉर्मेशन में होगा, यानी रिलैक्स फॉर्म में होगा, या ब्लड प्रेशर आप कह सकते हैं कि उस समय जब रक्त का प्रवाह रुक तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ फ्लो ही करता रहता है, ठीक है, यानी उस समय कम हो जाता है ये दाब। इसे ही हम रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? इसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली है परकुंचन दाब। परकुंचन दाब कौन सा होगा? यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो कैसा होगा, मान लीजिए ये हार्ट की हमारी शेप है, ऐसी नहीं होती है, ऐसे इस तरीके से कुछ करके ऐसे होती है, पर ऐसी मान करके चलिए, ठीक है, ऐसे ही तो बनाते हैं आप सभी। तो जो हार्ट, परकुंचन का मतलब होता है कि ऐसे हार्ट तो सिकुड़ेगा, ठीक है, परकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जब हार्ट सिकुड़ेगा तो यानी ये ब्लड को बाहर की तरफ धकेलेगा, जितना ब्लड इसके अंदर है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, जब हार्ट सिकुड़ता है और जितना रक्त इसके अंदर होता है इसको फ्लो करवाता है, बाहर निकालता है, इस स्थिति को क्या कहेंगे, परकुंचन। और दूसरी कौन सी होती है, स्थिलन। जब रक्तदाब की निचली सीमा होती है, यानी जो हृदय होता है वो शिथिल अवस्था में होने लगता है, यानी सिकुड़ने के बाद फिर से वापस अपनी उसी फॉर्म में आएगा, फिर उसी गुब्बारे की तरह से फूल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो उसको क्या कहेंगे हम, स्थिलन। स्थिलन दाब। तो यानी दो प्रकार के आपके ब्लड प्रेशर होते हैं, रक्तदाब होते हैं, कौन कौन से, परकुंचन दाब और स्थिलन दाब। दोनों समझ में आए, दोनों में अंतर समझ में आया कि कौन सा कब होता है, ठीक है, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। क्या हुआ, आप सभी थक गए हैं क्या? क्लास ओवर करने के लिए बोल रहे हैं, क्या हुआ? सारिका क्या हुआ? अभी देखिए इसके बाद शायद क्वेश्चन ही है, हम देखते हैं, चलिए कितना बाकी है। नहीं, अभी तो काफी सारा बाकी है, ठीक है, उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस। क्या हुआ, आप सभी थक गए हैं क्या? मेरी तो एनर्जी सेम बनी हुई है, आप सभी लोग कहने लगे कि मैम कल लेना, क्या बात हुई बताओ जरा कमेंट करके। सर के ऊपर से जाने लगा है क्या अब आपके? नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर पढ़ा हुआ समझ नहीं आएगा, सिंघम यादव कह रहे हैं। चलिए ठीक है, इस टॉपिक को तो पूरा कर लें, है ना, इस टॉपिक को थोड़ा सा पूरा कर लेंगे, बीच में ऐसे नहीं छोड़ते, क्लियर। चलिए, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। दो अवस्थाएं होती है, परकुंचन दाब और दूसरा स्थिलन दाब। आपको ये नाम दोस्तों ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन शब्दों से बच नहीं सकते। आपको इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आप इनके आदी हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों हम बात करें, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, बताइए। चलिए, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे?
क्या कहते हैं जिस यंत्र से हम रक्त दाब को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको हम रक्तचाप मापी यंत्र भी कहते हैं, दाबांतर मापी यंत्र भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ अगर इंग्लिश में जाने तो हम इसको स्फेगनोमैनोमीटर भी कहते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। स्फेगनोमैनोमीटर, ये आपसे पूछा जाता है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो स्फेगनोमैनोमीटर कहलाता है, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा जरूर से। रक्त दाब मापी यंत्र कौन सा होता है? स्फेगनोमैनोमीटर, ये इसको रक्त दाब मापी यंत्र भी कहते हैं। अब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm होता है। इसका क्या मतलब है 120/80? 120/80 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है 120 तो उसकी जाने की गति, ठीक है। जब परकुंचन होता है, जो परकुंचन दाब होता है, ये कितना होता है 120, और स्थिलन दाब 80 होता है, ठीक है। यानी ये इसकी आने की गति, ये इसकी जाने की गति है, जाता बहुत तेजी से है, आता धीरे धीरे है, स्थिर होकर के, ठीक है, होले होले से आता है और बहुत तेजी के साथ जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का दाब, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, ठीक है, होता है। विनीता बस अब ब्रेक ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ यही बताया गया है आपका एक और चीज यहाँ पर कि परकुंचन दाब कितना होगा 120 Hg और स्थिलन दाब कितना होगा 80 होगा। तो यही है, बस यही तक रखते हैं, आगे इससे होने वाले रोग आ जाए आगे आपका रुधिर की कमी से होने वाले रोग आएंगे, उसको हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आपके 2 घंटे लगभग आपकी क्लास हो भी गई है। तो इतना आपको कैसा समझ में आया, क्लियर हुआ? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप इसका एक बार रिवीजन फिर से करें और दोबारा से क्लास को देख करके उसके साथ साथ नोट्स बनाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे शाम की क्लास में मुलाकात होगी, और शाम को आपकी मैथ्स की भी डेमो क्लास आने वाली है सर की, लेकिन आज वो सिर्फ 2-3 मिनट की क्लास लेंगे, या कहने का मतलब है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस समझाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और बाकी आप मुझे बताइएगा आपको आपके नए सर कैसे लगे, ठीक है। तो शाम की क्लास में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, आप जरूर बताइएगा, देखना उनकी जो सिलेबस वाली क्लास होगी, ठीक है, उसको देखिएगा आप, और फिर शाम को मिलेंगे हम उनकी क्लास के बाद। हम अपनी क्लास रखेंगे सामाजिक अध्ययन वाली। रितु देखिए आज क्लास खत्म कर तो देंगे, लेकिन वही बात है फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। इतना भी कोई प्रेशर नहीं पड़ा है कि हम एक दिन में सब कुछ खत्म करें, आराम से सब चीज़ें कंप्लीट होंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइस, शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और जय हिंद, जय भारत।